अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान के बारे में जितना भी मसाइल पाकिस्तान के अंदर दरपेश रहे हों, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान अब जितना प्रोएक्टिवली कोशिशें कर रहा है उसकी पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बाज़ सुनाई दे रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका ने अब ऑफिशियली इस चीज़ को इंडोर्स भी किया है कि पाकिस्तान के थ्रू और दीगर इस्लामी ममालिक के थ्रू बातचीत हो रही है, लेकिन ये भी एक तरीके से बड़ी खुलकर अब बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसमें अव्वलीन किरदार अदा कर रहा है। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी आज इस बात को कंफर्म किया है कि हमारी पूरी कोशिशें हैं कि इस जंग को रुकवाया जाए, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब ईरान और इसराइल मुख्तलिफ जो मंदरजात हैं मुज़ाकरात के हवाले से और अमरीका जो उसमें एक और ओपोनेंट है वो उन तमाम मुज़ाकरात के टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर किसी हद तक संजीदा हों और बातचीत करने के लिए बैठें। अब देखना होगा आया इस बारे में कुछ तज्ज़ियाकारों की राय है कि अगले आने वाले चंद दिन इस हवाले से बड़े अहम है। एक तरफ 2 से 3 हफ्ते की डेडलाइन रखी गई है इस जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ ये भी अब तरजीह में नज़र आ रहा है कि मिडिल ईस्ट का जो एक टेम्परामेंट है आबनाए हरमस की बंदिश के हवाले से वो अब टूटता हुआ महसूस हो रहा है और उसी वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से जो कुछ वज़ीर हैं कुछ सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं और फैसला कुन कार्रवाई की भी बात की जा रही है। क्या ये इस पूरे सिनेरियो में जो कि एक बातचीत का माहौल है बदमज़गी पैदा कर सकता है या फिर किसी हद तक इस मामले को कूल डाउन करने की बाकी मिडल ईस्टर्न और इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से कोशिशें होंगी, ये भी अगले आने वाले चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर एक तरफ यहाँ इंटरनेशनली हम बहुत सारी चीज़ों में इंगेज हैं, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल हम जो अपने पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं जिसमें बहुत सी आइनी तरमीम हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक से पहले बात की जा रही थी कि ईद के बाद वो तब्दीलियों की सूरत में रोनुमा होंगी, उसके बारे में बातचीत भी शुरू हो गई है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। कट इट शॉर्ट। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो गेस्ट मौजूद हैं मुस्लिम लीग रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले तो मैं सर ये जो इंटरनेशनली तब्दीलियाँ हो रही हैं इस पर चाहूँगी कमेंट। फाइनली शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है, ईरान से भी ये बात सामने आ रही है और अमेरिका तो बहुत पहले ये बात कर चुका है, पाकिस्तान का रोल अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है, लेकिन आपको कितना महसूस होता है कि हम इस चीज़ को अचीव करने में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से ईरान और अमेरिका की तरफ से बयानात की हद तक भी और जंगी जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी हद तक भी एक एग्रेशन अभी भी कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सना साहिबा। देखें, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त एक मिसाली मोहतात और बिल्कुल मौसर जो सफारतकारी दिखाई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज और स्टैचर तो उसमें बढ़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया भी पाकिस्तान की इन अमन की कोशिशों को सराह रही है। जहां तक आपने बात की इस जंगबंदी के हवाले से, तो मैं बड़ा कुछ रोज पहले कह चुका इस तमाम मामले पे कि ये साइड बाय साइड चीजें चलेंगी। गो के चाइना और पाकिस्तान जब मुलाकात हुई बीजिंग इस तमाम तर गल्फ पीस प्लान के हवाले से, तो वहां पे फिर आपने देखा कि 5 नुकात और उसमें सरे फहरिस्त जो है वो फिल फॉर जंगबंदी का तमाम तर मामला है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और लग यही रहा है कि ये दोनों चीजें जो अमन की कोशिशें हैं और साथ में दोनों तरफ से जो थोड़ी बहुत जो अटैक्स हैं जो बाकी मामला चल रहे हैं, ये साइड बाय साइड ही चलते रहेंगे और चल रहे हैं। पाकिस्तान की तो कोशिश है कि देर पामन के लिए जो भी तवानाइयाँ हों वो बिल्कुल हम सर्व करेंगे और इसीलिए ग्राउंड वर्क जो ले किया जिसमें आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा की भी यहाँ पे मीटिंग हुई, फिर डॉक्टर साहब चीन भी गए और फिर कोशिश यही है कि बैक एंड फोर्थ जो मैसेजिंग पाकिस्तान के थ्रू हो रही है वो कम अज कम मौसर तरीके से और बेहतर तरीके से हो ताकि इस जंग को फिलफौर जो है वो रोका जाए और इस खत्ते में देर पा अमन के लिए जो कोशिशें हैं उनको जारी और सारी रखा जाए ताकि वो कल्मिनेट भी करें किसी सब्सटैंशियल चीज में और एक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव जो बात है दोनों पार्टीज की, क्योंकि बेयर मिनिमम चीजों पे पहले डिसीजन होना और फिर उसके बाद इन पर्सन मुलाकात होना, मीडिएशन और फैसिलिटेशन की इस पूरी एक्सरसाइज में तो वो होगा, लेकिन काफी चीजें जो हैं वो चल रही हैं और जो बैक एंड फोर्थ चीजें हैं जो जिसमें पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है अलॉन्ग विद तुर्की, अलॉन्ग विद मिस्र और दीगर सऊदी ममालिक अरब भी। इसमें शामिल है, तो बिल्कुल। जी, सऊदी अरेबिया भी बिल्कुल इसमें शामिल है और हमारे ये जितने भी ब्रदर और दोस्त ममालिक हैं ये बिल्कुल इनकी कोशिशें हैं कि इस खित्ते और खित्ता एट लार्ज उस हवाले से ये कोशिश जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ें और जो डेडलाइन या टाइमलाइन सदर ट्रंप ने अपनी तरफ से दी है 6 तारीख की, हम तो चाहते हैं कि आज नहीं तो कल जो है ये तमाम तर मामला जो है वो हो जाए, खुश उसलूबी से तय पा जाए मामलात, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए अब एक बड़ा मसला बन चुका है।
अच्छा सर, ये तो है कि पाकिस्तान के एफर्ट को इंडोर्स तो किया जा रहा है इसमें, और सऊदी अरब बड़ा ट्रस्ट कर रहा है, तुर्की बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये भी बात सही है कि मतलब अखबारात भी इस पर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर बहुत मोहतात तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, वो नुकात क्या हैं? दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की जो सिफारती टीम है और जो आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब की और आप लोगों की टीम है, वो कहीं से भी वो नुकात तो सामने नहीं आए हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी एक सरसरी बात, कि आपके ख्याल में किस हद तक ईरान और अमेरिका की तरफ से निगोसिएशन जो है वो बैक एंड के ऊपर चल रही हैं? क्योंकि दोनों तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के थ्रू बातचीत तो हो रही है, लेकिन नुकात के ऊपर ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब कंसेंसस होगा तो तभी क्या डायलॉग की मेज़ पर आया जाएगा? देखिए बिल्कुल, मैं यही पिछले जवाब में मैंने यही बात की और यही गुजारिश थी कि जब बेयर मिनिमम चीजें या वो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया दोनों तरफ से, जो दोनों इतराफ के पॉइंट्स हम्म। हैं, वो अगर इन प्रिंसिपल डिसीजन होता है तो फिर उसके बाद फर्दर जो इन पर्सन मुलाकात है, फिर वो फर्दर चीजों को सोलिडिफाई करने के लिए, इस पीस डील को सोलिडिफाई करने के लिए हम्म। वो इन पर्सन मुलाकात होगी। जो नुकात की आपने बात की, तो 15 नुकात अमेरिका की तरफ से आए, एक हम्म। फ्रीक की तरफ से, और हम्म। दूसरा फ्रीक जो ईरान है, उन्होंने उस पॉइंट्स को मुस्तरद किया। उन्होंने अपने पॉइंट्स 5-6 जी। जो दिए हम्म। पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, तो उसमें अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ तो सिमिलैरिटी है उन पॉइंट्स में किसी हद तक, लेकिन अब वो दोनों पार्टीज क्योंकि बड़ी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से और एक हायर पोजीशन से वो शुरू करती हैं, जब भी निगोसिएशंस होती हैं, मीडिएशंस होती हैं, हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पोजीशंस जो है वो थोड़ी नहीं, अच्छा, बैक अकील साहब, कथा कलामी होना की शुरू माजरत, होती हैं। ये तो जी। अंडरस्टैंडेबल है सर कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस तो है। एक और मसला भी है, वो ये कि आज ईरानी सफ़ीर की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि भाई जो अमेरिका है उसको सालसी करने वालों को ये भी देखना होगा कि उसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। एक ट्रस्ट डेफिसिट तो ईरान के हवाले से, मतलब अमेरिका और इसराइल दोनों के हवाले से मौजूद है, परसेप्शन। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ख़त्म होगा? अगर हम चलें सालिसी ना भी करवाएं, लेकिन आपको लगता है कि उनके ऊपर तो ट्रम्प साहब तो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो फिर ये कितना मुश्किल होगा इनके बीच में बातचीत और किसी एग्रीमेंट पर लेके जाना? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह वो एक से अगले रोज जो है बयान उसमें बदल सदर देते हैं। ट्रंप की जो हम्म। बात है उसमें बड़ा तजाद हो जाता है। हम्म। आज ही की उनकी स्टेटमेंट उठा के देखें और बिल्कुल। कल की स्टेटमेंट उठा के देखें, तो हम्म। ये तो एक फैक्ट है कि उसमें डिस्पैरिटी बहुत होती है। लेकिन किसी और मुल्क के भी इस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं जिस एक नॉवल पोजीशन में पाकिस्तान है, कि ईरान के साथ भी, क्योंकि हमारा हमसाया है, उसके साथ भी बहुत अच्छे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं, और इसी तरह अमेरिका के साथ भी। तो दोनों का एतमाद पाकिस्तान पे तो है। और आप ये कहें कि उनको बाउंड करना, देखिए दोनों खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेट ही कर सकते हैं, गारंटी तो कोई किसी की नहीं दे सकता। लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी जब प्रेशर डालेगी, और जो डल भी रहा है, जिस तरह आपने देखा कि चीन भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है, तुर्की और अभी ईयू भी जो है अलॉन्ग विद द यूनाइटेड किंगडम, हम्म। वो भी अपना एक समिट उस पर कर रहे हैं 35 मुल्कों का। तो जाहिर बात है इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है खासा प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है। हम्म। जहां तक आपने इसराइल की बात की, तो हमारे कोई सफारती ताल्लुकात उनके साथ नहीं है, नहीं हम किसी किस्म के सफारती ताल्लुकात उनसे बनाना चाहते हैं। कम अज कम ये बात आज वाज़ेह तौर पे जो दफ्तर खारजा है, उन्होंने कहा कि तीसरा फरीक जो, जिसकी एक सवाल था सहाफियों का, तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं उस बारे में पता, और हम क्योंकि सिर्फ 2 फरीक हैं और दोनों फरीकैन के साथ ही हम डील कर रहे हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस मैटर। इस हम्म। हवाले से हम्म। तो क्योंकि हमारी एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ईरान के साथ है, और हम बैक एंड फोर्थ उन्हीं के साथ ही कर रहे हैं, तो गारंटीज तो देखें ना किसी चीज की नहीं दी जा बिल्कुल सकती। लेकिन बिल्कुल। जो कोशिशें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मौसर तरीके से हम कर रहे हैं, और हम्म। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर है वो खासा प्रेशर है दोनों ममालिक के ऊपर। अच्छा सर, इस हवाले से एक और आखिरी सवाल, कि ये जो भारत की तरफ से बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक तो उनको तकलीफ भी बहुत हो रही है पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान की पूरे रीजन में ना सिर्फ रिस्पेक्ट हो रही है बल्कि पजीराई भी हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से बड़ा मुफस्सिल ट्वीट भी किया है कि पहले भारत अपने अंदरूनी जो इशूज़ हैं उनको देखे। आपके ख्याल में अब बड़े इंटरनेशनल मैगजीन भी ये बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ मीडिया भी यही कोट कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है भारत की मर्जी और फाइनेंसिंग से हो रहा है। आपके ख्याल में इससे बढ़कर हमें किसी किस्म के जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यूस एक प्रेशर तो बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान के ऊपर? देखिए बिल्कुल, जिस जिस तरह की गैर पार्लिमानी कह लें, गैर सफारती गुफ्तगू की गई
भारत की तरफ से उनके वज़ीर खारजा की तरफ से, और उन्होंने फिर ये तमाम तर बातें की। मैं वाज़ेह तौर पे आपको ये कहूँ कि वहाँ पे एक बड़ी हिजानी की कैफियत है कि पाकिस्तान किस तरह जो है इस पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ा है, और दोनों तरह से, और दुनिया भी उसको जो है वो उसकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश कर रही है, वो लायक तहसीन कोशिशें हैं। अब वहाँ पे ये एक कन्फ्यूजन तो है, और उसी हवाले से जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट, और कह लें जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है अपनी आवाम का, अपनी सिविल सोसाइटी का, अपनी ऑपोजिशन का, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ना उसको किसी तरह जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी जवाब दे दिया दफ्तर खारजा से। आपने देखा होगा कि जवाब एक दफा जा चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, हमने भी उनको जवाब दे दिया उसी जबान में सूद समेत। वापस जो है हमने उनकी बात को उनको वापस पहुंचाया। तो उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया देख रही है कि भारत में जो एक हिजाने की कैफियत है, जो एक तजब्जब का शिकार है इस सारे मामले के हवाले से, तो ये इसमें पाकिस्तान की जीत है, और पाकिस्तान इज विनिंग, पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, और पाकिस्तान जो है इज मूविंग फॉरवर्ड। तो भारत को अब ये देखने की जरूरत है, जो उसका दावा था मार्का हक से पहले कि वो वो नेट कहाँ सिक्योरिटी स्टैंड प्रोवाइडर करता है, है? वो दावा तो बिल्कुल। कहीं हाँ, स्टैंड बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चन सर, कि पॉलिटिकली अब देख रहे हैं कि तब्दीलियां होने जा रही हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट किया था पिछली अमेंडमेंट के हवाले से भी। इस वक्त 28 अमेंडमेंट के लिए कहा जा रहा है बिलावल साहब की, मौलाना साहब की मुलाकात हो रही है। मेरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये है कि ये आनी तो है अमेंडमेंट आगे अगले कुछ अरसे में, लेकिन पीपल्स पार्टी को कन्विंस करना उन तमाम चीज़ों पे जो कि इस अमेंडमेंट का हिस्सा है बड़ा मुश्किल होगा। मतलब कितनी चीज़ें, बल्दियाती सिस्टम है, एनएफसी है, सूबों का हिस्सा, मतलब कैसे मनाएंगे आप अपने इत्तेहादी को इन तमाम चीज़ों पर? देखिए, अब ये ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं सना साहिबा के, इस पे कंसेंसस होना जरूरी है, और ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस जो है वैसे तो 27वीं के बाद ही मैं समझता हूँ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, जो सदमोहरी का भी शिकार रही वक्तन फवक्तन। ये चीजें जो हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं, और उन पे बात होनी चाहिए। एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें तो आप देखें कि 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। उसके हवाले से अगर बात करें, पॉपुलेशन के हवाले से, तो एक आप टेकन टाइम बॉम्ब, क्या वो तो टाइम बॉम्ब बन चुका पॉपुलेशन के हवाले से। तो ये ऐसी चीजें हैं, और फिर एनएफसी का तमाम तर मामला देखें तो ये एक जस्टिफाइड बात है कि वफाक सारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ अभी हालिया मिसाल में अगर आपको दूं तो आप उसमें देखें कि 129 अरब हमने अपने पीएसडीपी से काट के तो जो है पेट्रोल में सब्सिडी दी है, लेकिन वो वफाक से गई है, वो कहीं और से पैसे नहीं आए। तो वफाक तो सारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाशमूल जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को पैसे मिलते हैं, जो आज़ाद कश्मीर को मिलते हैं, वो भी वफाक ही बर्दाश्त करता है। तो इस पे कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या बातचीत हो सकती है, क्या उसको आईनी तरमीम के जरिए चेंज किया जा सकता है या नहीं, ये तमाम तर चीजें जो हैं इस पे कंसेंसस होने की जरूरत है। और इसके साथ साथ लोकल बॉडीज और लोकल गवर्नमेंट, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। हमने कमेटीज में भी सपोर्ट किया 27वीं तरमीम के वक्त। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी जो है वजीर आजम ने भी तकरीर की 27वीं के पैसेज के बाद, और हमारे इत्तेहादी हैं उनकी जमात के जो सरबराह हैं वो भी सुन रहे थे। उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, और उसमें कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये कब आएगी तरमीम, या कौन से दिन आएगी, ये कहना तो कबल इस वक्त है, जब तक एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप नहीं होता। मुश्किल टॉपिक्स हैं, अवाम के इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं। आएगी भी कि नहीं आएगी ये भी 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तरमीम अकेले जो है वो हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकती। उसके लिए दोनों हाउसेज में आपको 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, और दोनों हाउसेज में जो हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है वो पीपल्स पार्टी है। तो बिल्कुल उसके साथ दीगर जमातें भी हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट लाजम मलजूम है किसी भी किस्म की जो है तरमीम, आईनी तरमीम वो सपोर्ट अभी के है या हवाले नहीं से। है सर वैसे, या पार्शियली है? इतना तो हम जान सकते नहीं, हैं। मैं समझता हूँ कि कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस के लिए जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुख्तलिफ उसमें बात हो रही होती है। अब मौलाना साहब से उनकी मुलाकात क्यों हुई, किस पैराए में हुई, मैं तो क्योंकि प्रिवी नहीं हूँ उस मीटिंग का, लेकिन आई एम श्योर कि पॉलिटिकल डिस्कशंस हुई होंगी, खत्ते की सूरत हाल के हवाले से भी डिस्कशंस हुई होंगी, और इसी तरह उनकी डिस्कशंस
दीगर जो मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ऑफ कोर्स सियासी लीडरान जो हैं, सियासी जमातें जो हैं, वो आपस में सियासी लीडर्स मिलते हैं। यहाँ पे तो एक नया जो ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया गया है पीटीआई की तरफ से, वो उनका वतीरा है कि वो किसी सियासी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। बाकी सियासी जमातें तो एक आपस दूसरे में के साथ बैठती हैं, बैठती हैं, बातचीत बिल्कुल करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील। ये दिलचस्प नोट के ऊपर बात हमारी खत्म हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। सियासी जमातें एक दूसरे से बैठकर बात करती हैं, इशूज़ को हल करती हैं। जब इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि दो बड़े ममालिक एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बैक एंड के ऊपर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके ऊपर उसकी तैयारी हो रही है, वहीं पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग है किस हद तक, किस पॉइंट के ऊपर जा चुकी है और कितनी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले चंद दिनों में क्या ये जंग अपने अख्ताम को पहुंचेगी, इस पर कुछ तजियाती डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद भी सिचुएशन शायद ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कि उनकी पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात की सूरत में इस जंग का खात्मा हो सके, लेकिन एक तरफ ऐसा महसूस होता है कि अमरीकी इंतज़ामिया ये फैसला करती है कि जंग 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन ऐसा महसूस होता है कि शायद इस जंग में तवालत इख्तियार करने का भी अंदेशा मौजूद है। क्या ये प्रेडिक्शंस इस हवाले से जो की जा रही हैं सही साबित हो सकेंगी या फिर नहीं? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है कि शायद अमेरिका इस जंग से एग्जिट करना चाहता है, लेकिन बयानात में तब्दीली अमरीकी इंतज़ामिया और ख़ासतौर पर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बहुत ही वेग सिचुएशन पैदा कर रही है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि मकासद की तकमील तक ये जंग हम जारी रखेंगे और दूसरी तरफ अबनाए हरमुज़ खोलना तरजीह नहीं। इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान के तरफ से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का स्टेटस और पाकिस्तान की एफर्ट्स और फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो एक टेम्परामेंट है वो भी खासी हद तक इस वक्त बड़ा मुतासर हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई तजिया लेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। मुफस्सल तरीके से इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स मौजूद। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं। वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी और हमारे बड़े ही पुराने कुलीग अब्दुल अजीज़ असद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, शुरू आपसे करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फिर ये बात की है कि हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं। चाइना का विजिट भी किया नायब वज़ीर आज़म ने, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या रुकावट है? कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जी शायद पाकिस्तान कुछ गारंटी चाहता है ईरान, उसके लिए भी पाकिस्तान चाइना गया है। बहुत स्पेकुलेशन होती रही। आपके ख्याल में पाकिस्तान की एफर्ट्स का कोई नतीजा निकल सकेगा? देखें, सदर ट्रंप की तकरीर आ चुकी, लोगों ने सुन ली, जवाब ईरान का भी आ गया, फ्रांसीसी सदर को रगड़ा, उनका भी आ गया। मेरे ख्याल में और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हतमी मुसवदा है वो ईरान यानी तेहरान और वाशिंगटन दोनों के पास मौजूद है। और ये वीकेंड मेरी इतला के मुताबिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और फैसला होने वाला है। मतलब ये देखें ना, हम ये नहीं कह सकते कि फैसला पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा, नेगेटिव लड़ाई भी हो सकती है, बात टूट भी सकती है। कितनी यूक्रेन की जंग पे सदर ट्रंप ने कोशिश की और ये भी ओपनली कर दिया कि ठीक है, जो काम ले लिया है, जो जगह ले लिया है इसने, रशिया ने, उसको छोड़ दें और सीज फायर कर ले। वो नहीं माने ना, नहीं मना सके। फिर इधर ट्रंप के साथ से यूरोप हाथ से निकल गया, गल्फ निकल गया। फिर सबको कभी धमकी लगाते हैं, कभी थपकी लगाते हैं, कभी पालते पोसते हैं कि भाई ठीक है प्यार श्यार करके कोई दाव लगाएं, लेकिन लोग अब इनके दाव में नहीं आ रहे, ये फंस गए। तो धमकियां ईरान भी लगा रहा है और अमेरिका भी लगा रहा है। इसराइल तो अपना काम दिखा रहा है कि उसको तो चाहिए जंग। पूरी दुनिया में अगर कहीं मकबूल जंग है, बेशक बहुत सारे लोग कहते होंगे कि वहां बड़ा पैनिक है, बिल्कुल नहीं। इसराइल के लोग बड़े खुश हैं। उनका तो 2003 से जो नया डिजाइन शुरू हुआ है वो उस पर धीरे धीरे चल रहे हैं। वो कहीं लबनान घुस रहे हैं, वो शाम में घुसेंगे और भी जाएंगे, तो वो तो नहीं कर रहे। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, हमें वेट करना पड़ेगा। अगले 3-4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जब दोनों तरफ से हतमी मुसवदे के ऊपर जवाब आएगा और हम उसमें चाइना को एतमाद में ले चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा मसूद साहब, सर एक तो पहले क्विकली कि चाइना का रोल इसमें क्या हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बैक एंड के ऊपर चाइना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसके ऊपर प्ले कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान आखिरी दम तक कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आपको कितना लगता है कि जिस तरह अमेरिकी गवर्नमेंट और स्पेशली सदर ट्रंप प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो अगर एश्योरेंस भी देने के लिए कोई मुल्क सामने आए या ममालिक सामने आए तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि अमेरिका को लास्ट मोमेंट पे कंट्रोल किया जा सकेगा? जी हाँ, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
दो जो चार कंट्रीज थे जो पाकिस्तान जिनको लीड कर रहा था, इनके तो अपनी एफर्ट है। एटलीस्ट उनका मेरा ख्याल में ईरान को चाहिए कि ऐसी गारंटी जो चाइना होगा, चाइना अकेले भी नहीं देगा, चाइना चाहेगा उसके साथ रशिया भी मिल जाए, क्योंकि कल चाइना गारंटी देता है और उसके बाद कुछ हालात वाकयात चेंज होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, एम्बेरसिंग सिचुएशन होगी। तो देयरफॉर चाइना की कोशिश होगी, अगर वो गारंटर बनते भी हैं तो रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी। सो पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म जिसमें एक अब समझ लें कि सिंसेरिटी के साथ एक उनको दिया है कि आपस में बैठ के चीजें स्टार्ट आउट कर लें। और आज के स्पीच के बाद अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स उन्होंने बात की है, डील की बात की है, लेकिन विद एवरी पासिंग डे सिचुएशन बड़ी डेवलप हो रही है। मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से इसके इम्प्लीकेशन होंगे, जिस तरीके से आज हमने तकरीर सुनी है, अगर ये इस तरह निकल जाते हैं तो खित्ते के लिए मेरे ख्याल में इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगर चीजें सेटल नहीं होती हैं। हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं, लाइकली क्या सिनेरियो बन सकता है। दुरुस्त। अच्छा सर, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मजीद भी इसके ऊपर डिस्कशन चाहती हूँ। असद साहब, आप इस वक्त ऑब्वियसली वाशिंगटन की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, 15-20 साल से ज़ायद का टाइम आप उनकी पॉलिटिक्स को देख चुके हैं। ट्रम्प साहब वैसे भी गवर्नमेंट में आने के बाद उनकी प्रेडिक्टेबल होने के हवाले से बड़े सवालात खड़े होते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो दो मुख्तलिफ गुफ्तगुएँ हैं, यानी एक दिन पहले तक ये कहना कि 2-3 हफ्तों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, फिर ये कहना कि अपने मकासद के उसूल तक हम जंग लड़ते रहेंगे, क्या वो मतलब इसी तरीके से वो कोर इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, या आपको लगता है कि उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर है जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली डिसीजंस अपने तब्दील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ऊपर अपना ही है, और वो गोल पोस्ट भी चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है। अगर आप सिर्फ इसी पहले पे मत जाइए या मुख्तलिफ जो इश्यूज हुए हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट का क्या स्टैंड रहा है, अगर हम इसी ईरान वॉर की बात कर लें तो उन्होंने पहले अपने गोल्स डिफरेंट बताए। अब खासतौर पे उनका ये कहना था कि जी हम, बल्कि 3 महीने पहले इस जंग से पहले जब वो ये कह रहे थे कि ईरानी आवाम से कि हेल्प इज ऑन द वे, दैट मीन्स कि वो चाह रहे थे कि वहां से ईरान के अंदर से कोई क़यादत इमर्ज होगी जिसकी मदद के लिए हम लोग वहां पे आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमारा तो क़यादत को तब्दील करना मकसद भी नहीं था, लेकिन साथ ही फिर वो क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने एक रिजीम चेंज जो है वो कर दिया है। हालांकि हमारे जैसे तालिब इल्म ये समझते हैं कि रिजीम चेंज जो है वो अफराद को रिप्लेस करने से नहीं होता। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये समझते हैं कि उन्होंने पहले से बेहतर लोग उनके ख्याल में, उनके लफ्जों में इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं जिनसे बात हो रही है और बेहतर अंदाज में बात आगे बढ़ रही है, जबकि इससे पहले उनके अल्फाज में ये मुमकिन नहीं था। जबकि बहुत सारे क्रिटिक्स ये समझते हैं कि अगर रिजीम या अफराद की बात करनी है तो वो पहले से ज्यादा सख्तगीर लीडरशिप वहां पे मौजूद है, भले वो पासदारान इनकलाब की हो या भले वो उनका सुप्रीम कमांडर का जो ऑफिस है वहां की लीडरशिप की बात हो, तो वो उससे ज्यादा सख्त लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सो प्रेसिडेंट साहब जो है, मुझे लगता है उनके ऊपर अगर प्रेशर है तो प्रेशर इंटरनल पॉलिटिक्स का जरूर है। बहुत सारे तजिए ये आ रहे हैं कि जो अगला मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर के अंदर, सो उनमें उनकी पार्टी को काफी चैलेंजेस हैं और उनके अपने जो साथी हैं रिपब्लिकन पार्टी के लोग, वो पब्लिकली तो कंप्लीट इंडोर्समेंट देते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को, लेकिन अपनी निजी महफिलों में वो अपना स्केप्टिसिज्म का वो इजहार करते हैं कि शायद वो इलेक्शन जीतना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। सो रात की भी जो गुफ्तगू थी बज़ाहिर उसमें कोई ज्यादा नई चीज हमें नजर नहीं आई है, सिवाय इसके कि जो मुझे लगता है कि पहला एक ब्रेन चाइल्ड होगा इसराइल का और अमेरिका का, जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। जो वेनेजुएला में हुआ था तो वहां पे तो चलो हमारे एक जहाज गया, एक हेलीकॉप्टर गया, उसने जाके चंद फौजियों ने उनके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। उनका ख्याल था कि ईरान के ऊपर अगर आप एरियल बम्बार्डमेंट करेंगे और आप उनकी तमाम बड़ी इंस्टॉलेशन उड़ा देंगे और इवन लीडरशिप को रिमूव कर देंगे तो शायद उसके बाद आपके लिए अहदाफ का हसूल मुमकिन हो जाएगा। अभी जो मेन टारगेट है और पिछले 40-50 साल से है वो तो ये था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। प्रेसिडेंट रात को भी कह रहे थे कि हमने बहुत डैमेज किया है और उसको दोबारा उसकी डस्ट तक पहुंचने में उनको महीने लग सकते हैं। इवन उन्होंने साल का लफ्ज यूज नहीं किया है। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ये जरूर रिफ्लेक्ट होती है उनपे कि जो वो सोच के गए थे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा सेटबैक उनका वो ये था कि उनको एक जो
कहना चाहिए ना लेजिटिमेसी मिलती है ना जंग को, वो नहीं मिल पा रही है। ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स उसके खिलाफ हैं, उनके जो पुराने हलीफ हैं यूरोप के अंदर, वहां से किसी ने उनका ना सिर्फ ये कि प्रैक्टिकली साथ नहीं दिया, इसका हिस्सा नहीं बने, बल्कि अपने अड्डे देने से बेइनकार किया है। नेटो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है मिलिट्री माइट का, जिसको यूरोप ने हमेशा इस्तेमाल किया है, और उसकी अम्ब्रेला के तहत जाके 100 मुल्क अमेरिका की क़यादत में लड़ते रहे, भले वो ईरान हो, भले वो सॉरी माफी चाहता हूँ, इराक हो या अफगानिस्तान हो। सो अब जो है वो नेटो भी उनके लिए बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो नेटो के खिलाफ थे, कल भी उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट दिया है, यहाँ तक कि नेटो से निकलने की बात की है। सो मुझे लगता है कि उनके टारगेट्स अचीव ना होना वो फ्रस्ट्रेशन, और फिर आलमी बरादरी ने भी असद उनका, हाँ माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आलमी बरादरी ने भी उनका कोई खास साथ नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ये उनकी जंगी नहीं है। अच्छा आमिर भाई, दो क्वेश्चंस। एक तो ये कि आपके ख्याल में अमेरिका ये जो ग्रेजुअली एग्जिट करना चाहता है, ये तो है कि सेफ फेस चाहिए, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा था, ईरान भी इतना तरने वाला साबित नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये क्या इतना बड़ा सुपर पावर है अमेरिका और साथ में इजराइल भी, ये इस हवाले से ही कैलकुलेट नहीं कर सके कि ईरान कितना स्ट्रांगली जवाब देगा? दूसरा, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये आपके ख्याल में इनका जो खामोश रिस्पांस है, क्या उसकी वजह से भी कुछ फैसिलिटेशन मिली है ईरान को कि वो अपने हमले जारी रखे हुए है अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर? नहीं, देखिए दो तीन चीज़ें हैं कि ईरान जो है, ये जो ट्रंप हो या कोई दूसरी क़यादत हो, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, यहाँ पे ईरान के मुकाबले में जो पॉलिटिकल क़यादत होती है या जो फैसला साज होते हैं वो अपने टाइम के हिसाब से कर रहे होते हैं। ईरान को आप ये समझिए कि वो अपनी आइडियालॉजी पे चल रहा है और वो 50-60 साल की कहानी कर रहा है। 47 हो गया ना उनका इनकलाब आए हुए, और उन्होंने अपनी कमांड को भी 30 डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में चेंज किया और जून के बाद बड़ी तेज़ी से काम किया। और आप बिल्कुल ना भूलें कि उनके साथ बहुत सारे वो ममालिक हैं जो सामने नहीं हैं। चाइना और रशिया की तो ऑब्वियस नज़र भी आ रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। ईरान को जो सेटबैक जून में भी हुआ और अब भी हुआ, वो ये हुआ कि उनकी क़यादत पे जो हमले इसराइल ने किए, वो मोसाद और रा की और CIA की जो इंटेलिजेंस थी उसकी शेयरिंग के साथ उन्होंने कामयाब हमले किए। कि जैसे खामनाई साहब को उन्होंने शहीद किया, बाकी आप देख लें उनके फौजी जर्नलों को मारा, पहले वो एटॉमिक साइंसदानों को मारा था, वहां तक तो वो कामयाब हुए, लेकिन चूंकि उन्होंने मेन बंदा मार दिया तो फंस गए। बिल्कुल। इनका ख्याल ये था कि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि भाई तुम निकलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तो वो ये जो अरब और अजम की लड़ाई है ये हजारों साल से है। तो जो कौमी असमियत है ना, चाहे वो फिर आपस में इनकलाब के खिलाफ ही लोग हों, लेकिन वो अपने हमीयत पे सौदा नहीं करते, तो वो तो खड़े हो गए ना। तो वो तो रिजीम चेंज करने का प्लान तो सारा हो गया फेल। अब आगे चलें, ये जो उन्होंने मार मार के भुरकस निकाला है ना अमेरिकन अड्डों के ऊपर, और पाकिस्तान का उसमें रोल वहाँ आता है जब सऊदी अरब पे हमले शुरू हुए और फिर ईरानी सदर ने मादरत भी कर ली, और हमने मुकम्मल तौर पे इन होके इस लड़ाई को, जो इसराइल की मुकम्मल ख्वाहिश थी कि अरब और ईरान लड़े आपस में, और हम साइड पे बैठ के एंजॉय करेंगे और जहां जहां जरूरत होगी हम अपने मंसूबे के मुताबिक रकबे को बढ़ाएंगे इसराइल के। वो तो बहरहाल पाकिस्तान ने रोका, उसके अंदर सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की। अब आपने देखी कि तुर्किया भी आ गया, मिस्र भी आ गया, और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे ही मीटिंग 30 की बजाय 29 को हुई, और 29 को ही वो ख़त्म भी हुई कि उनके पास कुछ और प्लान्स थे, उन्होंने फॉरेन जाना था, वरना ये 30 को दूसरा होना था। यहाँ से डार साहब चले गए बीजिंग को हम इत्मीनान में लेके आ गए, जो मैंने पहले पार्ट में भी आपसे बात की। अब ईरान ने जो इनके साथ किया है ना, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज परेशान हुए हैं, क्योंकि ये वही पॉलिसी, मैं भी वही कहूँगा, जो पाकिस्तान की है कि हम ईरान पे जारियत पे भी मजम्मत करते हैं और हम ईरान की तरफ से अरब ममालिक के खिलाफ, जाहिर है उनकी सॉवरेनिटी तो है ना, बिल्कुल जब हमारे ऊपर ईरान ने मिसाइल मारा था तो हमने भी भरपूर जवाब दिया था कि ये हर मुल्क का अपना अपना राइट है। हम तनकीद नहीं करते। जब मई में हमारी जंग इंडिया के साथ हो रही थी तो ईरान के वजीर खारजा वहां जाके मुआहदे कर रहे थे, हमने कहा ठीक है, आपकी अपनी दोस्ती, आप अपना तय कर लें। लेकिन जून की लड़ाई में उन्होंने फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पाकिस्तान के तशक्कुर की करारदाद पास कराई। कल उनके यहाँ मुजाहिरा भी हुआ पाकिस्तान के हक में, परसों आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने तमाम दोस्तों का साथ रखा है एक टाइट रोप पे चलते हुए,
और सबको मिला के इस लड़ाई को रोक रहा है, क्योंकि इस लड़ाई का फायदा सिर्फ इसराइल को हो रहा है, किसी और को नहीं होना, क्योंकि ये जो इसराइल के पैसे हैं वो तो अमेरिका भरेगा। और जैसे अरबों पे कह दिया ट्रंप साहब ने कि हम तो तुम्हारे से पैसे लेंगे, बता लेने वाली कहानी है ना, कि तुम जंग के खर्चे भी दोगे जिनकी वजह से जंग नहीं कर रहे हो। सब चाहते अंदर अंदर से अपनी यही बात होगी कि ईरान कमजोर हो जाए, लेकिन ईरान को खत्म कोई नहीं करना चाहता, इसराइल चाहता है, क्योंकि वो उसकी जो अपना अकॉर्ड बनाया हुआ है उसने कि मैंने कितना आगे जाना है, उसकी कोशिश है। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान को एक ऐसी हेल्प मौजूद है जिसकी बुनियाद पे उसने ताक ताक के निशाने बनाए हैं, अमेरिकन को परेशान किया है। और वो जो सदर ट्रंप, असद भाई तो वहाँ बैठे हैं, मैं गया था सितंबर में, तो कुछ पल्स मैंने लिए और मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था कि ट्रंप का मिड टर्म बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो जो मुसलमान थे ना, जो पूरी दुनिया से थे, उन्होंने बहैसियत मुसलमान वोट किया था ट्रंप को बाइडन के मुकाबले में गजा की वजह से। अच्छा, उन सबको पता लग गया कि हजरत साहब ने तो काम ही और कर दिया है, लड़ाइयाँ भी शुरू कर दी हैं, और जो उनके अपने हामी थे वो भी परेशान हुए, और उनका जो हमायत थी वो बहुत डाउन हो रही है और तेजी से हो रही है। महंगाई पहले भी वो जो कह रहे हैं ना कि मैं ड्यूटियां लगा रहा हूं, तो ड्यूटियां लगा के अमेरिका को पैसा मिल रहा है, लेकिन आम आदमी को चीज तो महंगी मिल रही है ना, वहां पे जो शॉपकीपर से चीजें लेता है, अभी उसकी आप वो कम नहीं कर सके, उससे परेशानी थी, ये नया काम शुरू कर दिया। तो सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि वो, वरना आपको पता है ये बिल्कुल इस तरह के लाओबालीपन कह दें या जो भी कहें, गैर जिम्मेदारी तो है ही है, वो एकदम कह भी सकते थे कि मैं जंग खत्म कर रहा हूं। लेकिन जो पाकिस्तान और दीगर 3 मुल्क मिलके, जिसकी बैक पे चाइना भी मौजूद है, रशिया का एतमाद भी हासिल है, तेहरान समझता है कि पाकिस्तान उसके लिए कोई बुरी बात नहीं करेगा, वो देखना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रेशर तो हो रहा है कि कुछ मुआहदा हो जाए जो जिसमें दोनों की इज्जत रह जाए। बस अब इसके ऊपर प्लान है और पूरी दुनिया भी इसी ऊपर खड़ी है कि ये हो जाए, जितनी जल्दी आबना हॉर्मुज़ खुलती है, लोगों के मामला सेटल होंगे। वो तो यूक्रेन की जंग से यूरोप पहले नहीं निकला, उनकी महंगाई जो उस वक्त आई थी, अब नई शुरू हो गई है। हाँ, लेकिन आमिर भाई, वैसे आपने जो बात की आबनाए हॉर्मुज़ वाली, मैं मसूद साहब सर आपका टेक लेना चाहूंगी कि ये आबनाए हॉर्मुज़ तो एक बहुत ही बड़ा मसला बन गई है इस जंग में। एक तरफ ईरान कह रहा है कि जंग खत्म होगी तो सब ठीक हो जाएगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है आबनाए हॉर्मुज़ खोलना। वो फिर पत्थर के ज़माने में भी ईरान को लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये एक स्टेटमेंट है जो यूएई के वज़ीर पेट्रोलियम की तरफ से दिया गया है आज, और उन्होंने कहा है कि जी तमाम जो आलमी बरादरी है वो अब फैसला कुन एक्शन ले ईरान के ख़िलाफ़। तो अब इसमें हम किधर समझें कि यूएई कहाँ खड़ा है, मतलब वो अब ईरान के साथ खड़ा है या वो अमेरिका के साथ खड़ा है? इस तरह का बयान देने से आप समझते हैं कि बदमज़गी पैदा होगी मुस्लिम ममालिक के बीच में? नहीं, मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हुई है, इसको हमें समझना चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से डिफरेंट स्टेटमेंट्स आए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में। अब उन्होंने फाइनली ये कल सुबह के आज स्पीच में उन्होंने कह दिया कि हम वी विल लिविंग, हम इसको नहीं खुलवाएंगे। तो इसका मतलब है अगर वो कंक्लूड करते हैं जंग को विदाउट ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो किसी भी डील के सूरत में नहीं होता है, तो इट विल बी ह्यूमिलेटिंग डिफीट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। ये तो रिकॉर्ड में चीज आएगी। अब उसके बाद क्या है, देखिए इसके सीरियस इम्प्लीकेशन है। अगर ये नहीं खुलती है तो उसके बाद अमेरिका निकल जाता है। तो इजराइल ने कहा वी विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग ईरान, उन्होंने ये अभी कह दिया नेतन्याहू ने। अब क्या होगा कि जो गल्फ कंट्रीज है, 6 ममालिक इंक्लूडिंग इराक सातवां है, उनके लिए ये दे शेयर द वाटर्स ऑफ पर्शियन गल्फ, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनके एग्जिट जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट यहाँ से होते हैं, सो इंटायर उनकी जो इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब वहां पे दे हैव बीन अलार्म्ड, जो गल्फ कंट्रीज हैं, कि अगर ये कंट्रोल रहता है ईरान के पास दिस चोक पॉइंट, तो इनकी इकोनॉमीज तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कल किसी भी वक्त में ईरान इसको को कंट्रोल कर लेगा, उनको रोक लेगा। तो उससे अब ये है कि एक मिसट्रस्ट और क्रिएट हुआ है बिटवीन ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान, और दैट्स वाई देखिए कि इससे मुश्किलात पैदा होंगी। अगर ये चले भी जाते हैं तो फ्यूचर में देयर विल बी कन्फ्रंटेशन ईरान की और गल्फ कंट्रीज के दरमियान, ये हो लाइकली चांसेस हैं। तो उसके लिए मेरा ख्याल में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखें कि ईरान भी और गल्फ कंट्रीज के दरमियान की पेचअप और अंडरस्टैंडिंग करवाने वाली बात है कोई, वरना इसके बाद ये सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। और यही इजराइल चाहता है, क्योंकि इजराइल की कोशिश रही है कि गल्फ कंट्रीज इस जंग में शामिल हो जाएं, और इसके बाद जब आपस में डिवीजन हो, तो इसके बाद उन्होंने फिर वो ग्रेटर इजराइल वाली बात थी। आज लेबनान में आप देखें क्या हो रहा है। इनिशियली उनका टारगेट लिटानी रिवर था, दैट वाज 32 किलोमीटर। अब इससे ऊपर एक और रिवर है, आई जस्ट फॉरगेटिंग दैट्स नेम,
और वो 40 किलोमीटर पे है। उन्होंने कहा हम यहाँ तक जाएंगे, सो दैट इज 40% ऑफ लेबनान, तो उसको वहां से ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ग्रेटर इसराइल तो एक तरफ से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो मेरा ख्याल में मुसलमानों के लिए ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो मिल के दैट्स वाई पाकिस्तान की कोशिश यही है कि तमाम ममालिक गल्फ कंट्रीज को भी ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं, ईरान को भी रखना चाहते हैं। जी। दैट्स वाई चाइनीज और रशियन को हम लेके आना चाहते हैं कि इसमें कि एक तस्फिया हो। अब लेटेस्ट ये देखें कि अभी ये जो केयर स्टामर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने आज एक मीटिंग रखी हुई है 30 कंट्रीज ये फॉरेन मिनिस्टर्स की। उसमें दे आर गोइंग टू डिसाइड कि फ्यूचर ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या होगा। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये है कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, कोई मुसलमानों के आपस में कोई जंग ना हो, यही इजराइल चाहता है, दूसरी ताकतें चाहती हैं। तो मेरा ख्याल में दरमियान का हमें रास्ता, बिल्कुल ठीक, दरमियान का रास्ता तो सर उस वक्त बिल्कुल निकल सकेगा जब खुद भी दोनों तरफ से संजीदगी हो। अब असद साहब, सर आपसे अगर एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो सिचुएशन है, अब 30 ममालिक के लोगों को इकट्ठा तो किया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो अमेरिका नहीं करना चाहेगा ना। अमेरिका ने अपील की लेकिन किसी भी मुल्क ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप समझते हैं कि किसी स्टेज के ऊपर, अब नेटो को तो फेल करार दे चुके हैं अमेरिकी सदर ट्रंप, लेकिन बाकी किसी स्टेज के ऊपर बाकी ममालिक को इकट्ठा करके ये कोशिश की जाए कि आबनाए हुर्मुज को खोलने के लिए दोबारा अटैक हो? जिस तरह ईरान से ये बात कही जा रही है कि आप सिर्फ मुज़ाकरात करने का मकसद ये ले रहे हैं कि टाइम आपने गेन करना है और आपने फिर दोबारा हमला करना है, ऐसी कोई वाइब्स मौजूद है इस वक्त अमेरिका के अंदर भी? जी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने एक बात कही है ना, बुनियादी तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रात भी कहा कि वो अबनाए हुर्मुज़ खुलवाना अब उनका इशू नहीं रहा या उनका मैंडेट नहीं है। तो इससे एक तो ये है कि अमेरिका ने रीट्वीट किया है और स्ट्रेटेजिकली आप उसको कोई भी नाम दें, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक बड़ी शिकस्त है। लेकिन दूसरा उसके साथ-साथ पॉलिटिकली अगर मैं उसको ज़रा डीपर जाके देखूँ तो मुझे लगता है कि एक रास्ता भी क्रिएट हुआ है उससे। क्योंकि ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे जो जितना भी स्ट्राइक किया है वो बुनियादी तौर पे अमरीकी अड्डों को किया है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और इवन जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं उनमें बड़े वसी गैप के बावजूद बराह रास्त उन्होंने गल्फ कंट्रीज हों या सऊदी अरेबिया हों उनको हदफ बनाने की कोशिश नहीं की है, जो कि एक बेहतर अप्रोच रही है उनकी जानिब से। अगरचे बाज सर्कल्स में इस पे भी तनकीद थी कि उनको उस पर रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि अबनाए हुर्मुज़ के इशू को रिडेंडेंट करना प्रेसिडेंट ट्रम्प का वो एक रास्ता फिर जरूर पैदा करेगा, क्योंकि उसमें फिर एक तीसरी फरीक, जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है जो हमेशा इस जंग से दूर रहे हैं और वो 30 मुल्कों को एंगेज कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि उसमें फिर वो मीडिएटर के तौर पे, क्योंकि बेनिफिशियरी तो गल्फ कंट्रीज होंगे ना उसके, तो गल्फ कंट्रीज के बिहाफ पे आप ये कह सकते हैं कि ईरान को एश्योरिटीज हो सकती हैं। और ईरान फिर मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कम अज कम इस मामले में फरीक नहीं बनी तो भी वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, तो वो उनको एक्नॉलेज करेंगे। ईरान के लिए भी एक बेहतर फेस सेविंग है इसके अंदर। अब देखना ये है कि बुनियादी तौर पे जो अगले और एक और बात जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी डायलॉग की भी साथ साथ बात कर रहे हैं, सिवाय इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा प्लेयर है जो इस सतह पे वो इंगेज कर रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान फिल वक्त तक तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े अच्छे मैसेंजर के तौर पे और वाहिद जो पीस की आवाज है इस वक्त वो पाकिस्तान ही प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने उसमें बहुत सेंसिबल रोल प्ले किया है, क्योंकि उनको अपनी मजबूरियों का वही अंदाजा है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने आपके इंटरव्यू के शुरू में ही कहा था कि खुदा न करे कि वो वक्त आए जहाँ पे पाकिस्तान को ऊपर एक डिसाइसिव पोजीशन लेनी पड़ी, तो वो अल्टीमेटली जाहिर है जहाँ पे पाकिस्तान के ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान उधर ही जाएगा, लेकिन वो ना आए तो बेहतर है। और पाकिस्तान बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त उसका रोल है, शानदार उसने किया है और गुड लक इस्लामाबाद के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर भाई, इससे पहले कि सेगमेंट कंक्लूड करूं, एक लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपसे करना चाहूंगी। वो ये कि आपके ख्याल में इस्लामाबाद में आप हैं, कितनी 28वीं तरमीम के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है? और दूसरा, क्योंकि चलते चलते आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही हूँ कि ये जो पीटीआई की टास्क फोर्स है इसमें जो तब्दीली हुई है और कहा जा रहा है कि अब इसके ऊपर काम वक्ती तौर पर नहीं किया जा रहा बल्कि अचकज़ई साहब को इख्तियारात अब सौंपे जा रहे हैं कुछ बातचीत के, इस हवाले से अगर आप में आखिर में कोई इंसाइट दे दें आप। देखें, जो पीटीआई का है ना वो तो पहले भी अचकज़ई के पास इख्तियारात थे, ये तो नहीं दे सकते ना, वो तो इमरान खान ने दिए हुए इख्तियारात है ना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को। तो ये क्या बेचते हैं, ये अपनी कोई प्लानिंग के बगैर अनाउंस करते हैं। उस वक्त एक और
अपने मामले से तवज्जो उठाने के लिए फोर्स का ऐलान किया था, अब एक और तरफ कर दिया। तो ये नॉन सीरियस एक्ट इनके कहलाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनको खुद भी समझ नहीं आ रही। और अभी 9 अप्रैल को उन्होंने पिंडी में जलसे का भी ऐलान किया है, और अगर हम नहीं आ सके, इजाज़त नहीं मिली, तो जहाँ जो होगा वो जलसा कर लेगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या प्लान करके लोगों को तवज्जो दिला रहे हैं या हटा रहे हैं। जहाँ तक 28वीं तरमीम के ऊपर काम है वो बिल्कुल हो रहा है। वो कब साजगार होगा, गवर्नमेंट ये बात तय कर रही है जिन सब लोगों से वोट लेना है, लेकिन उस वोट में सबसे बड़ा वोट है आसिफ अली जरदारी का, क्योंकि NFC अवार्ड में जो तरमीम है वो बगैर पीपल्स पार्टी के तो हो नहीं सकती। और पीपल्स पार्टी ने सारी गेम ही सिंध में इस बात पे बनाई हुई है कि हम आपके हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, पैसों के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी कुर्बानी देने जा रहे हैं चारों सूबे। जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि ये जो मोटरसाइकिल वगैरह के लिए मेरा ख्याल है कुछ अनाउंसमेंट आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, कि उसकी एक ऐप डेवलप होगी और उसमें चारों सूबे अपने अपनी जगह से फंड देंगे, क्योंकि मरकज़ तो हर आम आदमी के लिए पेट्रोल में रियायत कर रहा है ना। तो अब वो रियायत तो बाकी नहीं रहनी, जब होगा मुआहदा तो वापस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, रेट अल्लाह करेगा। लेकिन इस वक्त तो फिर सबको तो यकसा सब्सिडी नहीं दी जा सकती, ये तो फैसला हो चुका है और कल अनाउंस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों रिस्पेक्टेबल मेहमानों का। आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब और असाफ हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद थे। अब पॉलिटिकली तो हमने कोशिश की कि हम इस सेगमेंट में तफसीली बात करें कि ईरान और इजराइल और अमेरिका की इस जंग में पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी अभी हम इस स्टेज के ऊपर खड़े हैं कि फैसला करना मुश्किल है कि आया ये जंग कितने दिन तवालत इख्तियार करेगी और कितने दिन में इसका खात्मा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मुज़ाकरात की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार भी खुलकर सामने आ गया है और दोनों फरीक़ैन ईरान और अमेरिका ने इसको इंडोर्स भी किया है। लेकिन बातचीत किसी हतमी मरहले में दाखिल होती नज़र नहीं आती है। हमारी ख्वाहिश भी है और दुआ गो भी है कि जब हम अगले हफ्ते के आगाज़ में प्रोग्राम का आगाज़ करें तो उस वक्त मामलात किसी बेहतरी की जानिब गामज़न हो। दुरुस्त कह रहे हैं कि अगले आने वाले 3-4 दिन स्पेशली इस वीकेंड के बड़े अहम हैं, जो ये फैसला कर सकते हैं कि आया इस जंग में मज़ीद सख्ती आएगी या किसी हद तक फरीक़ैन कुछ पीछे हटेंगे। आने वाले दिनों में बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।